मेरी जॉब खत्म हुई तो मैं कुछ दिनों के लिए बीवी को लेकर उसके मेके चला गया। जब वापस आने लगा तो सास ने मुझे 20,000 दिए और कहा, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं खुश हो गया। अब मैं हर हफ्ते बीवी को उसकी माँ के घर छोड़ आता। 2 दिन बाद लेने जाता तो सास मुझे कुछ पैसे दे देती। उन्हीं दिनों हम दोस्तों ने शहर की सबसे महंगी जिस्म फरोश 2 लड़कियों को एक रात के लिए बुक किया। मैंने सास से झूठ बोलकर 1 लाख ले लिया कि किसी गरीब की मदद करनी है। मगर जब मैं होटल में जाकर अपने दोस्तों को उस लड़की के साथ नाजेबा हालत में देखा तो मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो तो मेरा नाम साहिल है। मेरे वालिद एक छोटे से इदारे में क्लर्क थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी, हलाल रोजी और शराफत के साथ गुजारी। हम 3 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था और मुझसे छोटी 2 बहनें थीं। घर का खर्च हमेशा 90 तुले अंदाज में चलता था। महीने के खर्चात पूरे करते करते वालिद साहब के बाल वक्त से पहले सफेद हो गए थे और उनकी कमर झुक गई थी। बचपन से ही मैंने अपने घर में पैसे की तंगी देखी थी। ईद पर नए कपड़े बनवाना हो या स्कूल की फीस देनी हो, हर चीज के लिए एक लंबा हिसाब किताब करना पड़ता था। मेरी माँ हमेशा शोहर की कलील आमदन में सब्र शुक्र के साथ घर चलाती थी, मगर मेरे दिल में इस मुफलसी के खिलाफ एक शदीद गुबार और नफरत पल रही थी। मैं जब स्कूल और कॉलेज में अपने से बेहतर माली हालत वाले दोस्तों को देखता, जिनके पास महंगे साइकिल, अच्छे कपड़े और जेब खर्च के लिए वाफिर रकम होती थी, तो मेरे अंदर एक अजीब सी हसद की आग भड़कने लगती। आखिर हम क्यों इतने गरीब हैं? मैं अक्सर रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता, हमारे पास बड़ा घर क्यों नहीं है? हम गाड़ी में क्यों नहीं घूम सकते? आखिर खुदा ने हमें ही इस तंग और कठिन जिंदगी के लिए क्यों चुना? वालिद साहब मुझे हमेशा नसीहत करते, बेटा साहिल, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की असल दौलत उसकी गैरत, उसका इखलाक और उसकी हलाल रोजी है। पैसा तो आने जाने वाली छांव है, आज है तो कल नहीं, मगर इंसान का किरदार और उसकी इज्जत हमेशा कायम रहती है। लेकिन मैं उनकी बातों को एक पुराने जमाने के इंसान के फिलॉसफी समझकर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। मेरे नजदीक दुनिया में इज्जत, मोहब्बत, रिश्ता और हैसियत सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसे से खरीदी जा सकती थी। जिसके पास पैसा है दुनिया उसके सामने झुकती है, और जिसके पास पैसा नहीं उसकी शराफत की भी कोई कीमत नहीं होती। यही फिक्र मेरे जहन पर हावी हो चुकी थी। जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो मुझे एक निजी कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट की मामूली सी मुलाजमत मिल गई। तनख्वाह इतनी कलील थी कि मेरे अपने जाती खर्चात बामुश्किल पूरे होते थे। उस दौर में वालिद साहब की सेहत भी खराब रहने लगी थी और घर की मुआशी हालत रोज बरोज अबतर हो रही थी। मैं दिन रात इस फिक्र में रहता था कि किसी तरह मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा गैब का जरिया बन जाए कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। उसी दौरान मेरे वालिदैन ने मेरी शादी की फिक्र करना शुरू कर दी। वालदा की दूर की एक रिश्तेदार थी, जिनका ताल्लुक एक इंतहाई गरीब और सादगी पसंद खानदान से था। उनकी बेटी का नाम सुमेरा था। सुमेरा के वालिद एक मेहनत कश इंसान थे, जो दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। सुमेरा अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। वो कोई परियों जैसी हसीना तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बला का सुकून, पाकीज़गी और हया थी। उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और साबराना जज्बा था, जो हर देखने वाले को मुतासिर कर देता था। वो पढ़ी लिखी थी, सुलझी हुई थी और उसे घरदारी का बेहतरीन सलीका था। जब मेरी वालदा ने सुमेरा का रिश्ता मेरे लिए तजवीज किया तो मैंने शुरू में ही नाक भौवें चढ़ा ली। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने बिस्तर पर लेटकर इंतहाई नागवारी से कहा, एक गरीब मजदूर की बेटी, उसके पास ही क्या है? वो मुझे क्या दे सकती है? मैं पहले इस घर की गुर्बत से तंग हूँ और आप मेरी शादी भी एक ऐसी लड़की से करवा रही हैं जो अपने साथ मजीद गुर्बत लाएगी। वालदा ने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, साहिल बेटा, लड़की का घराना नहीं, उसकी तरबियत और उसका इखलाक देखा जाता है। सुमेरा एक हीरा है जो सलीका मंद है, साबिर है और तेरे इस गरीब खाने को जन्नत बना देगी। तुझे समझेगी, तेरी तनख्वाह में खुश रहेगी। अमीर घरानों की लड़कियां हमारे माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती बेटा, वो तो खर्चे ही इतने मांगेंगी कि तू संभाल नहीं पाएगा। वालिद साहब ने भी मेरी तरफ देखते हुए मध्यम आवाज में कहा, हाँ साहिल, तेरी माँ सच कह रही है। दौलत आर्जी चीज है, अच्छी बीवी और साइस्ता शरीके हयात खुशकिस्मती से मिलती है।
सुमेरा के घर वाले भले गरीब हैं मगर इज्जतदार लोग हैं। मैंने उनकी बातों पर शदीद एतराज किया क्योंकि उस वक्त मेरे पास इनकार की कोई ठोस वजह नहीं थी और ना ही कोई दूसरा रास्ता नजर आ रहा था। इसलिए मुझे उनके शदीद दबाव के आगे झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी सुमेरा के साथ मंगनी तय पा गई। मंगनी की तकरीब इंतहाई सादा थी। सुमेरा के वालिद ने अपनी हैसियत से बढ़कर हमारी तवाज़े की और सुमेरा ने शर्माते हुए एक चांदी की मामूली सी अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। उसके छूने में एक अजीब सा खलूस था मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बा नहीं था। मैं उस अंगूठी को देखता और सोचता कि ये चांदी की सस्ती अंगूठी मेरी काबिलियत की कीमत नहीं हो सकती। मंगनी के बाद के चंद महीने सुमेरा ने मुझे एक सच्चे और पुरखलूस मंगेतर की तरह चाहा। वो अक्सर मुझे फोन करती, मेरी सेहत का पूछती, मेरी मुलाजमत के बारे में दरियाफ्त करती। उसकी बातों में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए फिक्र, मोहब्बत और दुआएं होती थीं। साहिल, एक शाम फोन पर बात करते हुए उसने इंतहाई नरमी से कहा था, मुझे आपसे किसी गाड़ी, बंगले या सोने के जेवरात की ख्वाहिश नहीं है। अगर आप मुझे एक छोटे से कमरे में भी रखेंगे और मुझे इज्जत और मोहब्बत देंगे तो मैं उसी में अपनी दुनिया बसा लूंगी। बस आप अपना ख्याल रखा करें, ज्यादा परेशान ना हुआ करें। उसके ये अल्फाज सुनकर भी मेरा दिल मोम ना हुआ बल्कि मुझे उल्टा गुस्सा आता कि ये लड़की इतनी कम हिम्मत और कनात पसंद क्यों है। इसके अंदर बड़े बड़े ख्वाब देखने की सलाहियत नहीं है। वो तो खुद भी गरीब रहना चाहती है और मुझे भी उसी गुर्बत के दलदल में घसीटना चाहती है। एक दिन मेरी मुलाकात अपने पुराने स्कूल के दोस्त नासिर से हुई। नासिर एक अमीर बाप का बेटा था जो अपनी गाड़ी में आता था और महंगे ब्रांडेड के कपड़े पहनता था। हम एक कैफे में बैठे बातें कर रहे थे कि उसने मेरी मंगनी के बारे में पूछा। यार साहिल, सच बता, तूने गरीब घराने में मंगनी क्यों की? नासिर ने कॉफी का घूंट लेते हुए मुझसे पूछा। आज के दौर में तो लोग शादी को एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं। कोई अमीर ससुराल ढूंढते हैं ताकि शादी के बाद जिंदगी सेट हो जाए, कारोबार के लिए फंड्स मिल जाएं, अच्छी गाड़ी मिल जाए। तूने इस दौर में गरीब लड़की से रिश्ता करके अपना मुस्तकबिल क्यों खराब कर लिया? नासिर की बातों ने मेरे अंदर पहले से मौजूद हसद और लालच के शोलों पर पेट्रोल का काम किया। मेरी सोची समझी दुनिया लरस गई। तू सच कह रहा है नासिर, मैंने आह भरते हुए कहा। मैं भी यही सोचता हूँ मगर मेरे वालिदैन ने जबरदस्ती मेरी मंगनी वहां करा दी। मुझे तो सुमेरा के साथ अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। अभी भी वक्त है साहिल। नासिर ने मेरे शाने पर थपकी दी। रिश्ते बनते और टूटते रहते हैं, अपनी जिंदगी तबाह मत कर। अगर तू थोड़ा सब्र करे और किसी अमीर घराने में हाथ पैर मारे तो तेरी जिंदगी संवर सकती है। तेरे अंदर पर्सनैलिटी है, तू खूबसूरत है, तुझे कोई भी अमीर लड़की मिल सकती है। नासिर की ये बात मेरे दिलो दिमाग में जहर बनकर सरायत कर गई। अब मुझे सुमेरा से शदीद चिढ़ होने लगी। उसकी कॉल्स मुझे जहर लगती थीं। उसके मोहब्बत भरे मैसेजेस मुझे ड्रामा नजर आते थे। मैं रोज रात को बिस्तर पर लेटकर अमीर ससुराल के ख्वाब देखने लगा। एक ऐसा ससुराल जहां से मुझे चमचमाती हुई गाड़ी मिले, एक खूबसूरत बड़ा बंगला हो और मुझे काम करने की जरूरत ही ना रहे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरी नीयत ने मुकम्मल तौर पर हार मान ली और मेरी लालच ने मुझे एक इंतहाई बेरहम फैसला करने पर मजबूर कर दिया। एक इतवार की सुबह मैंने अपने वालिदैन को बिठाया और साफ अल्फाज में कह दिया, अम्मी अब्बा, मैं सुमेरा से शादी नहीं कर सकता। मैं ये मंगनी तोड़ रहा हूँ। मेरे इस इंकशाफ से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वालदा के हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया और वालिद साहब ने मुझे सदमे से देखा। साहिल, ये तू क्या बकवास कर रहा है? वालिद साहब की आवाज गुस्से और सदमे से कांप रही थी। मंगनी कोई खेल तमाशा नहीं है। वो गरीब लोग हैं तो क्या, उनकी कोई इज्जत नहीं। सुमेरा जैसी शरीफ और बाहया लड़की तुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। तू इस बेकसूर बच्ची का दिल क्यों तोड़ना चाहता है? मैं किसी गरीब लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने बेरहमी से चिल्लाकर कहा। उसके पास मुझे देने के लिए क्या है? सिर्फ गुर्बत। मैं एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ और सुमेरा के साथ शादी करके मैं हमेशा इसी तरह घुट घुट कर जीता रहूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये मंगनी खत्म कर रहा हूँ। वालदा ने मेरे सामने हाथ जोड़े, रोई, मिन्नतें की मगर मैं अपने फैसले पर अटल रहा। अगले ही दिन मैं खुद सुमेरा के घर पहुंच गया। सुमेरा के वालिद ने मुझे देखकर हमेशा की तरह गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और चाय पानी का इंतजाम करने लगे।
मगर मैंने ड्राइंग रूम में बैठते ही बिला तहमीद कहा, अंकल मैं यहाँ कोई बात घुमाने नहीं आया, मैं आपकी बेटी सुमेरा से मंगनी तोड़ने आया हूँ, मैं उसके साथ मजीद रिश्ता नहीं रख सकता। ये सुनते ही सुमेरा के वालिद के हाथ से पानी का गिलास छूट गया, उनका चेहरा जर्द पड़ गया और वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखते रहे। साहिल बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? सुमेरा ने कुछ कहा है? अगर मेरी गरीबी से तुम्हें कोई शिकायत है तो बेटा हम अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें इज्जत देंगे। मैं कर्ज लेकर भी अपनी बेटी को अच्छा जहेज दूंगा। खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। मसला जहेज का नहीं है अंकल, मसला आपकी हैसियत का है। मैंने इंतहाई संगदिली और बेहिसी से कहा, मेरे ख्वाब बड़े हैं और आपकी बेटी उन ख्वाबों पर पूरी नहीं उतर सकती। बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी अपने जैसे गरीब घराने में कर दे। इसी असना में कमरे के पर्दे के पीछे से सुमेरा बाहर आई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसकी आंखों से खामोश आंसू बहकर उसके गालों पर आ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा यह बद्दुआ नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सदमा और तकलीफ थी। उसने अपने वालिद के शाने पर हाथ रखा और इंतहाई मध्यम मगर बावकार आवाज में कहा, अब्बा जान इनकी मिन्नतें मत कीजिए। जो शख्स सिर्फ हमारे हालात और हमारी गरीबी की वजह से रिश्ता तोड़ रहा है, उससे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी उन आंखों में एक ऐसा सकूत था जो मुझे अंदर तक हिला गया, मगर मेरी अना इतनी बड़ी थी कि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी उंगली से वो चांदी की अंगूठी उतारी और मेज पर रख दी। आप जा सकते हैं साहिल साहब, सुमेरा ने बिला खौफ व झिझक कहा। अल्लाह आपको वो तमाम दौलत और आसाइशें दे जिसकी तलाश में आपने एक इंसान के दिल और इज्जत को पामाल किया, मगर याद रखिएगा दौलत से चीजें खरीदी जा सकती हैं, नसीब और सुकून नहीं। मैंने वो अंगूठी उठाई और बगैर किसी पछतावे के उनके घर से बाहर निकल आया। मुझे लगा जैसे मैंने अपने गले से एक बहुत बड़ा बोझ उतार फेंका है और अब मेरे लिए अमीरी और कामयाबी के तमाम दरवाजे खुल चुके हैं। घर लौटने पर वालिद साहब ने मुझसे बात करना बंद कर दी। वालदा दिन रात रोती रहती, मगर मैं अपनी धुन में मगन रहा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ किसी इंतहाई अमीर खानदान में ही रिश्ता करूंगा। मंगनी टूटने के तकरीबन 3 माह बाद एक रिश्ता करवाने वाली माई, जिसे मैंने कुछ पैसे देकर खास तौर पर किसी अमीर खानदान की लड़की ढूंढने का कहा था, हमारे घर एक इंतहाई जबरदस्त रिश्ता लेकर आई। साहिल के अब्बा। माई ने चाय का घूंट पीते हुए बड़ी चमकदार आंखों से कहा, एक ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। लड़की का नाम जोया है। शहर के सबसे पाश और महंगे इलाके में उनका अपना 2 कनाल का आलीशान बंगला है। जोया के वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो किसी दौर में कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे। अब सिर्फ उनकी वालदा और बेटी हैं। अकलौती बेटी है जोया। पूरा बंगला, सारी जायदाद और लाखों का बैंक बैलेंस उसी का है। लड़का खूबसूरत चाहिए था और तुम्हारा साहिल तो माशाअल्लाह शहजादा है। अगर ये रिश्ता हो गया तो साहिल की तो किस्मत ही खुल जाएगी। ये बातें सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यही तो वो मौका था जिसका मैं दिन रात इंतजार कर रहा था। मैंने फौरी तौर पर वालदा से कहा कि वो जोया के घर रिश्ता देखने जाएं। शुरू में वालिदैन कतराए, मगर मेरी मुसलसल जिद और जबरदस्ती के आगे उन्हें एक बार फिर हार माननी पड़ी। जब हम जोया के घर यानी उस आलिशान बंगले पर पहुंचे तो मेरी आंखें खैर हो गईं। इतना बड़ा दरवाजा, वसीओ अरीज लॉन, कीमती गाड़ियां और घर के अंदर का पुरताश फर्नीचर देखकर मेरी अक्ल दंग रह गई। घर के अंदर कदम रखते ही महसूस होता था कि यहाँ दौलत का समंदर बह रहा है। हर चीज से नफासत और अमीराना शानो शौकत टपक रही थी। जोया की वालदा मेरी होने वाली सास ने हमारा इस्तकबाल किया। उनका नाम शाइस्ता बेगम था। वो इंतहाई खूबसूरत, पुरवकार और शाइस्ता खातून नजर आ रही थी। उन्होंने इंतहाई कीमती रेशमी साड़ी पहन रखी थी। हाथों में सोने और हीरे के नफासत से बने जेवरात थे और उनकी बातचीत का अंदाज इंतहाई मुहज्जिब और पुरतासुर था। आइए तशरीफ रखिए, शाइस्ता बेगम ने बड़ी नरमी से कहा। हमें तो सिर्फ एक अच्छा बाइखलाक और शरीफ लड़का चाहिए जो हमारी बेटी को खुश रखे। पैसे और दौलत की तो अल्लाह के फजल से हमारे पास कोई कमी नहीं है। बस बच्ची की खुशी हमारी खुशी है। चंद मिनटों बाद जोया चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई।
जोया वक्तन हद दर्जा खूबसूरत थी। उसकी रंगत गोरी चिट्टी, नक्शो निगार इंतहाई दिलकश और उसका अंदाज इंतहाई दिलरुबा था। उसने पर्दे और हया का ऐसा खूबसूरत ड्रामा रचा रखा था कि कोई भी इंसान पहली नजर में धोखा खा जाता। वो सर पर दुपट्टा लिए नीची नजरों के साथ आई, हम सबको सलाम किया और खामोशी से एक तरफ बैठ गई। उसकी सादगी और शर्मीले अंदाज ने मेरे वालिदैन का दिल भी जीत लिया। अम्मी ने सोचा कि इतनी अमीर होने के बावजूद लड़की कितनी बाअखलाक और बाहया है। मैं तो जोया का हुस्न और उसके घर की दौलत देखकर मुकम्मल तौर पर मदहोश हो चुका था। मेरे जहन ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शुक्र है मैंने सुमेरा से मंगनी तोड़ दी, वरना मुझे इतनी खूबसूरत और अमीर बीवी कहाँ से मिलती। शाइस्ता बेगम ने हमसे किसी जहेज या पैसे का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद अपनी बेटी को सब कुछ देंगे, बस आप शादी की तारीख तय करें। हमारी शादी इंतहाई तेजी से तय पा गई। चंद ही हफ्तों में शादी की तकरीब एक इंतहाई महंगे मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। शादी का तमाम तर खर्च शाइस्ता बेगम ने खुद उठाया। मैंने सेहरे के फूल पहनकर जोया का हाथ थामा तो मुझे लगा जैसे मैंने कायनात की सबसे बड़ी दौलत फतह कर ली है। शादी के बाद जोया मेरे घर मुंतकिल हो गई। शुरू के कुछ दिन इंतहाई बेहतरीन गुजरे। वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली और देखभाल करने वाली बीवी का रूप धारे हुए थी। लेकिन इस आलीशान जिंदगी के ख्वाब जो मैंने देखे थे, उनका इम्तिहान अभी बाकी था। शादी के महज 2 महीने बाद ही वो हादसा पेश आया जिसने मेरी जिंदगी की बुनियादों को हिलाना शुरू कर दिया। जिस कंपनी में मैं मुलाजमत करता था, वहाँ माशी बहरान की वजह से छांटी शुरू हो गई और एक दिन अचानक मुझे मेरी जॉब से फारिग कर दिया गया। मैं हाथ में बरतरफी का लेटर लिए घर लौटा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पहले ही घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था और अब नौकरी भी चली गई थी। जब मैंने ये बात अपने वालिदैन और जोया को बताई तो अम्मी परेशान हो गई, लेकिन जोया के चेहरे पर जरा बराबर भी तशवीश या परेशानी के आसार नजर न आए। उसने इंतहाई प्यार से मेरा हाथ थामा और कहा, साहिल आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? सिर्फ एक मामूली सी नौकरी ही तो चली गई है, इसमें इतने दुखी होने की क्या बात है? मेरी मम्मी है ना, वो हमारी हर जरूरत पूरी करेंगी। आपको इस तरह परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जोया की ये बात सुनकर मेरे अंदर का वही लालची साहिल दोबारा जाग उठा। नौकरी छूटने का गम लम्हों में गायब हो गया और उसकी जगह एक नाम नेहाद सुकून और खुशी ने ले ली। मैंने सोचा वाकई मुझे काम करने की या इतनी कम तनख्वाह में ख्वारी काटने की क्या जरूरत है। जब मेरी बीवी का खानदान इतना अमीर है तो मुझे नौकरी की क्या फिक्र। अगले ही दिन जोया ने कहा, साहिल आपकी नौकरी छूट गई है, आपका मूड खराब है, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मम्मी के घर जाकर रहें, वहाँ आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और मम्मी को भी खुशी होगी। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। मैं तो खुद उस आलीशान बंगले में जाकर रहने के लिए बेताब था। हम दोनों जोया के मेके चले गए। वहाँ शाइस्ता बेगम ने हमारा इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरतैश खाने, बेहतरीन कमरा और शाहाना खिदमत। मैं वहां जाकर खुद को किसी राजा से कम महसूस नहीं कर रहा था। हम वहां तकरीबन 4 दिन रहे। इस दौरान मैंने महसूस किया कि शाइस्ता बेगम का रवैया मेरे साथ इंतहाई शफकत भरा था, लेकिन एक बात अजीब थी। दिन के वक्त तो घर में काफी रौनक होती थी, लेकिन शाम होते ही शाइस्ता बेगम और जोया अक्सर किसी न किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल जाती थीं और रात गए वापस आती थीं। जब मैं उनसे पूछता तो जोया बड़ी सादगी से कह देती, हमारी कुछ खानदानी प्रॉपर्टीज के मसाइल चल रहे हैं साहिल, मम्मी को वकीलों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है। मैंने उनकी बातों पर अंधों की तरह यकीन कर लिया। दौलत की चमक ने मेरी अक्लमंदी पर ताला लगा दिया था। जब 4 दिन कयाम करने के बाद हम वापस अपने घर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे तो शाइस्ता बेगम खामोशी से मेरे कमरे में आई। उन्होंने अपने पर्स से नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और इंतहाई मोहब्बत और शफकत से मेरी फैली हुई हथेली पर रख दिया। ये क्या है मम्मी जी? मैंने बजाय झिझकते हुए पूछा, मगर मेरी आंखें उन नोटों को देखकर चमक रही थीं। रख लो बेटा, शाइस्ता बेगम ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी नौकरी छूट गई है, घर के अखराजात होते हैं, ये 20,000 रुपए हैं, अभी तुम्हारे काम आएंगे।
मुझे बिल्कुल पराया मत समझो, तुम मेरे बेटे की तरह हो। जब भी कोई जरूरत हो बिला झिझक मांग लिया करो। मैंने वो 20,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए। उस वक्त मेरे दिल में जो खुशी और गरूर की लहर दौड़ी उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत वाकई जाग चुकी है। मुझे बैठे बिठाए 20,000 मिल गए हैं, बगैर किसी मेहनत मुशक्कत या जॉब के। घर वापिस आकर मैंने वो पैसे अपने पास रख लिए और जॉब तलाश करने का ख्याल अपने जहन से बिल्कुल महू कर दिया। अब मेरे जहन में एक इंतहाई शातराना और लालची मंसूबे ने जन्म लिया। मैंने सोचा कि अगर सिर्फ 4 दिन रहने पर मुझे 20,000 रुपए मिल सकते हैं, तो अगर जोया हर हफ्ते अपने मेके जाए तो मुझे हर हफ्ते इतनी बड़ी रकम मिल सकती है। मैंने अगले ही हफ्ते जोया से कहा, जोया तुम्हारी मम्मी घर में अकेली होती हैं, उनका दिल भी घबराता होगा, क्यों ना तुम हर हफ्ते जुमे के दिन अपने मेके चली जाया करो। मैं तुम्हें जुमे की शाम छोड़ाया करूंगा, यानी इतवार की रात या पीर की सुबह तुम्हें लेने आ जाया करूंगा। इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और मम्मी को भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। जोया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर उभरा, शायद एक पल के लिए ताज्जुब और फिर एक पुरस्रार मुस्कुराहट। आप सच कह रहे हैं साहिल, उसने पूछा। आपको कोई इतराज तो नहीं होगा अगर मैं 2 दिन के लिए मम्मी के पास रहूं? मुझे क्या इतराज हो सकता है जान? मैंने प्यार का नाटक करते हुए कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और बस। फिर यही सिलसिला शुरू हो गया। हर हफ्ते जुमे की शाम मैं जोया को उसके मेके छोड़ आता। जोया वहां 2 दिन कयाम करती और मैं घर में अकेला ऐश करता या अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। फिर इतवार की रात या पीर की सुबह जब मैं उसे लेने उसके घर पहुंचता तो मेरी सास शाइस्ता बेगम मुझे देखकर इंतहाई खुश होती। वो मुझे चाय पिलाती, मेरी खातिर तवाज़ा करती और जब हम रुखसत होने लगते तो वो खामोशी से मुझे किसी कोने में बुलाकर मेरे हाथ में पैसे थमा देती। पहले हफ्ते उन्होंने मुझे 20,000 दिए, दूसरे हफ्ते 25,000, तीसरे हफ्ते 30,000। मैं इन पैसों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाता था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ चुके थे कि मैंने कभी एक बार भी ये सोचने की जहमत नहीं की कि एक बेवा औरत जिसका कोई जाहिरी कारोबार नजर नहीं आता, वो हर हफ्ते इतनी बड़ी रकम मुझे किस खुशी में और कहां से दे रही है। जोया इन 2 दिनों में वहां क्या करती है, वो पैसा कहाँ से आता है? मुझे इन तमाम सवालों से कोई गर्ज नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ एक ही हकीकत अहम थी, मुझे हर हफ्ते बगैर कुछ किए हजारों रुपए मिल रहे थे। मैंने अपने लिए महंगे कपड़े खरीदे, नया फोन लिया और अपने दोस्तों में बाबू बनकर घूमने लगा। मैं अपने वालिदैन को भी कुछ पैसे दे देता और उन्हें कहता कि मैंने ऑनलाइन कोई काम शुरू कर दिया है। मेरी जिंदगी अब एक ऐसे फरेब के सहारे चल रही थी जिसका महल रेत पर तामीर हुआ था और मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि आने वाले वक्त में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो मेरी इस मसनूई दुनिया को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद करके रख देगा। दिन गुजरते गए और मेरी लालच, हवस और लापरवाही की इंतहा होती चली गई। हर हफ्ते जोया को उसके मेके छोड़कर आना और 2 दिन के बाद जाकर उसकी माँ से मोटी रकम वसूल करना अब मेरी जिंदगी का एक बाकायदा मामूल बन चुका था। मैंने अपनी ज़मीर को मुकम्मल तौर पर सुला दिया था। मेरे जहन में सिर्फ पैसे की चमक थी और दिल में ये गरूर कि मैंने सुमेरा से मंगनी तोड़कर दुनिया का बेहतरीन फैसला किया था, क्योंकि वो मुझे कभी ये ऐशो आराम और बगैर मेहनत की दौलत नहीं दे सकती थी। एक दिन मेरे बहुत ही पुराने और अमीर दोस्त फरहान का फोन आया। फरहान से मेरी मुलाकात कॉलेज के ज़माने की थी और वो एक इंतहाई अमीर और रिस्क बर्क जिंदगी गुजारने का आदी था। साहिल यार, एक बहुत ज़बरदस्त खबर है, फरहान ने फ़ोन पर पुरजोश आवाज़ में कहा। मेरी शादी तय हो गई है और अगले हफ्ते शहर के सबसे आलीशान फार्म हाउस में शादी का फंक्शन है। मैं उस शादी को ऐसा यादगार बनाना चाहता हूँ कि पूरा शहर याद रखे। बहुत बहुत मुबारक हो फरहान, मैंने मुस्कुराकर कहा। फिर तो बड़ा जबरदस्त इंतजाम होगा। इंतजाम की बात ना कर यार, मैंने इस शादी के लिए कराची से शहर की सबसे मशहूर और महंगी डांसर को स्पेशल मद्दू किया है, फरहान ने फख्र से बताया। वो सिर्फ एक रात की परफॉर्मेंस के लाखों रुपए लेती है और उसकी सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि उसे कोई आम बंदा करीब से देख भी नहीं सकता। शादी के फंक्शन की रात वो नाइट डांस शो करेगी और मैं अपने सारे खास दोस्तों को सामने वाली वीआईपी सफ में बिठाऊंगा। तुझे लाजमी आना है और नोटों की गठियां साथ लानी है। वहाँ तेरे दोस्त का रुपया निछावर होगा।
فرحان کی باتیں سن کر میرے اندر کی نمائش دکھاوے اور بڑا بننے کی جاہلانہ خواہش بیدار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ وہاں شہر کے تمام بڑے اور امیر لوگ جمع ہوں گے، اگر میں نے وہاں جا کر کم پیسے اڑائے یا چپ چاپ بیٹھا رہا تو میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہے گی۔ لوگ کہیں گے کہ ساحل تو ایک غریب اور کنگال انسان ہے۔ مجھے بھی اس محفل میں اپنی امیرانہ حیثیت کا لوہا منوانا ہوگا تاکہ فرحان اور باقی دوستوں پر میرا روب پڑے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ میری جیب میں اس وقت زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 ہزار روپے ہی بچے تھے، جبکہ اس طرح کی محفل میں تو منٹوں میں لاکھوں روپے نچھاور ہو جاتے تھے۔ مجھے فوری طور پر کم از کم 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام اتنی جلدی کہاں سے ہوگا؟ میں نے سوچنا شروع کیا، نوکری میرے پاس ہے نہیں، ابا سے مانگ نہیں سکتا، دوستوں سے ادھار ملنا مشکل ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں اپنی ساس شائستہ بیگم کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ وہ ہر ہفتے مجھے 20-30 ہزار روپے یوں ہی دے دیتی ہیں، اگر میں ان سے کوئی بڑا بہانہ بنا کر 1 لاکھ روپے مانگوں تو وہ مجھے کبھی انکار نہیں کریں گی۔ میں نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر شائستہ بیگم کو فون ملایا۔ دوسری طرف سے ان کی ہمیشہ کی طرح نہایت شائستہ اور نرم آواز آئی، جی ساحل بیٹا، کیسے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ میں نے اپنی آواز میں شدید مظلومیت، غم اور ہمدردی کا ناٹک گھولتے ہوئے کہا، ممی جی میں بہت پریشان ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ زویا تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ جی زویا بالکل ٹھیک ہے ممی جی، میں نے یہ بات بناتے ہوئے کہا، اصل میں میری ایک بہت ہی پرانے اور غریب دوست کا نچلا طبقہ شدید مصیبت میں ہے۔ اس کے والد ہسپتال میں زندگی موت کی کشمکش میں ہیں اور ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا کہا ہے۔ اگر آج رات تک 1 لاکھ روپے کا انتظام نہ ہوا تو اس کے والد کی جان چلی جائے گی۔ وہ غریب انسان ہے، میرے سامنے رو رہا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ اگر آپ کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی مدد مل جائے تو ایک غریب کی جان بچ جائے گی۔ میں آپ کو بعد میں آہستہ آہستہ یہ پیسے لوٹا دوں گا۔ میری یہ فرضی اور جھوٹی کہانی سن کر شائستہ بیگم کے لہجے میں ذرا برابر بھی شک یا ہچکچاہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے بغیر کسی سوال کے کہا، بیٹا نیک کام اور کسی کی جان بچانے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ پیسے واپس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم فوراً گھر آ جاؤ اور مجھ سے 1 لاکھ روپے نقد لے جاؤ۔ شائستہ بیگم کا یہ جواب سن کر میں پھولے نہ سمایا۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی سادگی اور بے وقوفی پر ہنستے ہوئے سوچا کہ کتنی بے وقوف عورت ہے، ایک فون پر مجھ پر یقین کر لیا اور بغیر ثبوت کے 1 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ واقعی امیر لوگ اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں۔ میں فوراً گاڑی پکڑ کر ان کے بنگلے پہنچا۔ شائستہ بیگم نے لفافے میں بند 1 لاکھ روپے کی کڑکڑی گٹھیاں میرے ہاتھ میں تھما دیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا، وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور فتح کے غرور کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ اب میں فرحان کی شادی کی اس نائٹ پارٹی میں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ آخر کار شادی کی وہ شاندار اور رنگین رات آ ہی گئی۔ شہر سے باہر ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورا فارم ہاؤس رنگ برنگی تیز روشنی، فانوس اور مہنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں اور شہر کے گنے چنے امیر لوگ، بزنس مین اور نوابزادے وہاں موجود تھے۔ موسیقی کی دھمک سے فارم ہاؤس کی در و دیوار لرز رہے تھے۔ فرحان نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگایا، واہ ساحل یار، تو بڑا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ وی آئی پی اسٹیج کے بالکل سامنے بیٹھ۔ اسٹیج کو بہت خوبصورت سجایا گیا تھا اور اس کے گرد و پیش رنگین تیز اسپاٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل سامنے کی صف میں بچھے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گیا۔ میری جیب میں شائستہ بیگم کے دیے ہوئے 1 لاکھ روپے موجود تھے اور میں اپنے اندر ایک عجیب شاہانہ غرور محسوس کر رہا تھا کہ آج میں بھی اس محفل میں پیسے نچھاور کر کے سب کو حیران کر دوں گا۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ محفل اپنے شباب پر تھی اور سب لوگ بے صبری سے اس مشہور ڈانسر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ڈائریکٹر نے مائک پر اعلان کیا، خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس وقت کی سب سے عالی شان اور معروف رقاصہ، جن کا ایک ایک قدم آگ لگا دیتا ہے۔
پورے حال میں تالیاں گونج اٹھی، سیٹیاں بجنے لگیں اور موسیقی کا شور تیز ہو گیا۔ حال کی تمام عام روشنیاں بند کر دی گئیں اور صرف اسٹیج پر لال، نیلی اور پیلی تیز اسپاٹ لائٹس روشن کر دی گئیں۔ تاریکی کے بیچ اسٹیج کے پیچھے بچھے پردے سے ایک لڑکی باہر آئی۔ اس نے ایک انتہائی چمکدار، تنگ اور نیم عیاں لباس پہن رکھا تھا اور اپنے چہرے پر ایک باریک سا گھونگھٹ یا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا انداز انتہائی دلربا اور بے باک تھا۔ موسیقی کا تال تیز ہوا اور اس لڑکی نے اسٹیج کے بیچوں بیچ آ کر ناچنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم کی لچک اور ناز و ادا دیکھ کر حال میں موجود تمام لوگ دیوانے ہو گئے اور اسٹیج پر نوٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں بھی اپنی جیب سے ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالنے ہی والا تھا کہ فرحان نے میرے شانے پر ہاتھ مارا اور کہا، ساحل دیکھ تو سچی میں کیا بلا ہے، اب یہ نقاب اٹھانے والی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو روکا اور اسٹیج کی طرف دیکھا۔ ڈانسر نے ناچتے ناچتے موسیقی کی ایک تیز تال پر اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے سے وہ باریک نقاب آہستہ سے ہٹا دیا۔ تیز سفید اسپاٹ لائٹ سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ اسی ایک لمحے میری دنیا جیسے تھم گئی۔ میرے گرد و پیش کا شور، موسیقی کی دھمک، لوگوں کی سیٹیاں، سب کچھ اچانک غائب ہو گیا اور مجھے صرف سائیں سائیں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میری آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئیں، میری سانسیں میرے حلق میں اٹک گئیں اور میری جیب میں موجود نوٹوں کی گٹی میرے بے حس و حرکت ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اپنی بیوی زویا تھی۔ میرے جسم کا پورا خون جیسے لمحوں میں جم گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر ہزاروں وزنی پتھر رکھ دیے ہوں۔ میرے سامنے میری اپنی بیوی انتہائی شرمناک اور بے باک انداز میں سدا بیگانہ اور شرابی مردوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ مرد اس کے جسم پر نوٹ پھینک رہے تھے اور اس کی طرف اشارے کر رہے تھے اور وہ بے حیائی سے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر مستی کر رہی تھی۔ جس لڑکی کو میں نے ایک انتہائی شریف، معزز، پردے دار خاندان کی اکلوتی شہزادی سمجھ کر شادی کی تھی، جس لڑکی کو میں ہر جمعے کی شام انتہائی محبت اور دیکھ بھال کا ناٹک کر کے اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آتا تھا، وہ لڑکی اپنی ماں کے گھر آرام کرنے یا خاندانی مسائل سلجھانے نہیں بلکہ مختلف شہروں، فارم ہاؤسز اور پرتعاش محفلوں میں بیگانہ مردوں کے سامنے ناچنے جاتی تھی۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے اور ساری کڑیاں آپس میں جڑنے لگیں۔ وہ عالیشان بنگلہ، وہ قیمتی گاڑیاں، وہ مہنگے کپڑے اور سب سے بڑھ کر وہ 20,000 30,000 روپے جو میری ساس مجھے ہر ہفتے بڑی شفقت سے دیا کرتی تھی، وہ سب کچھ کسی شرافت یا خاندانی بزنس کی کمائی نہیں تھی۔ وہ دراصل میری اپنی بیوی زویا کے راتوں کو ناچ کر کمائے گئے پیسوں کا ایک حصہ تھا۔ میں اتنے مہینوں سے جس دولت پر عیش کر رہا تھا، خود کو نواب سمجھ رہا تھا، وہ میری ہی بیوی کی نچائی اور بے حیائی کی کمائی تھی۔ میں اتنے عرصے سے اپنی ہی بیوی کا دلال بنا ہوا تھا۔ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے ناچنے کے لیے چھوڑ کر آتا تھا اور بدلے میں اس کی کمائی کا حصہ لے کر خوش ہوتا تھا۔ شرمندگی، ذلت اور ندامت کا ایک ایسا طوفان میرے اندر اٹھا کہ میرا سر شل ہو گیا۔ میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ میں وہاں کھڑا رہ سکتا۔ میرے دوست فرحان نے مجھے ہلاتے ہوئے کہا، ساحل کیا ہوا تجھے؟ تو اتنا زرد کیوں پڑ گیا ہے؟ مگر میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں اپنے سر کو جھکا کر حال کی تاریکی میں اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے ان نوٹوں کو قالین پر چھوڑ کر دیوانہ وار فارم ہاؤس سے باہر کی طرف بھاگا۔ باہر آ کر میں نے ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کی کوشش کی مگر مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی ہی ذات سے اتنی گھن آ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ لالچ جو مجھے اندھا کیے ہوئے تھی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بقیہ رات فارم ہاؤس سے دور ایک سنسان سڑک کے کنارے بیٹھ کر تڑپتا رہا۔ جب صبح کے قریب 3 بجے ڈانس کا وہ شو ختم ہوا تو میں خاموشی سے فارم ہاؤس کے باہر اس گاڑی کا انتظار کرنے لگا جس میں زویا کو لے جایا جانا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک سیاہ رنگ کی شیشے ڈھکی گاڑی باہر نکلی۔ میں نے فوراً ایک ٹیکسی کروائی اور اس گاڑی کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی سیدھی زویا کے اسی عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ زویا گاڑی سے اتری۔ اس نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ تیزی سے بنگلے کے اندر چلی گئی۔ میں بھی ٹیکسی والے کو پیسے دے کر حواسے باختہ حالت میں کھولتے ہوئے خون اور شدید غصے کے ساتھ بنگلے کے مین گیٹ کو پار کر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کا مرکزی ڈرائنگ روم روشن تھا۔
उसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने हाथ से मेकअप का कार्टन नीचे फेंका, सोफे पर टेक लगाई और इंतहाई ऊंची और तन से भरी आवाज में बोली, ओहो, तो जनाब को सच मालूम हो ही गया। मगर साहिल, तुम किस हक से मुझ पर चीख रहे हो? तुम किस हक की बात कर रहे हो? क्या मतलब, किस हक से? मैं तब कर बोला, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैंने तुमसे शराफत का रिश्ता जोड़ा था। शोहर? जोया ने एक जबरदस्त कहकर लगाया जो पूरे ड्राइंग रूम में गूंज उठा। तुमने मुझसे रिश्ता मेरी शराफत की वजह से जोड़ा था। तुमने तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं की थी। तुमने सिर्फ इस बंगले, इन गाड़ियों और इस दौलत की लालच में मुझसे शादी की थी। तुमने कभी एक बार भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके ये सोचने की जहमत की कि एक बेवा औरत के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? उसने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई तज़हीक आमेज लहजे में बोली, तुम तो इतने अंधे और लालची थे साहिल कि हर हफ्ते मुझे अपने हाथों से यहाँ छोड़कर जाते थे ताकि इतवार को तुम्हें 20,000 का इनाम मिल सके। तुमने तो अपनी गैरत का सौदा उस दिन कर दिया था जिस दिन तुमने बगैर कुछ किए मेरी माँ से पैसे लेना शुरू किए थे। तुम एक बेहिस, काहिल और लालची इंसान हो जो अपनी ही बीवी की कमाई पर पल रहा था। शाइस्ता बेगम ने भी सुकून से सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ साहिल बेटा, हमारा यही काम है। मेरी तीनों बेटियां यही काम करती हैं और हम बज़ाहिर लोगों के सामने शरीफ बनकर रहते हैं। हमने सोचा था कि तुम एक मासूम और गरीब लड़के हो, खामोशी से पैसे लोगे और हमारी बेटी को अपना नाम देकर रखोगे, लेकिन अगर तुम्हें ये सब मालूम हो ही गया है तो अब तुम ड्रामा मत करो। मैं हैरान खड़ा उन दोनों औरतों का चेहरा देख रहा था। उनके अंदर हया या इखलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं तुम्हें एक पल भी अपने साथ नहीं रखूंगा, मैंने कांपते हुए कहा। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। तुम दुनिया को क्या बताओगे? जोए ने इंतहाई गरूर से कहा, दुनिया उल्टा तुम पर हंसेगी। कितने महीनों से तुम अपनी ही बीवी का डांस शो देकर उसके पैसे खाते रहे, और रही बात साथ रहने की, तो मुझे भी तुम्हारे जैसे कंगाल, नाअहल और लालची शोहर के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तुम मेरी जरूरत सिर्फ एक शरीफ शोहर का नाम देने तक थे, मगर अब तुम किसी काम के नहीं रहे। उसने फौरन अपनी माँ की दराज से कागज और कलम निकाला और मेरे सामने फेंकते हुए बोली, मुझे अभी के अभी तलाक दो और इस घर से निकल जाओ। अगर तुमने जरा भी ड्रामा किया तो मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को दिन में तारे दिखा देंगे। मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मेरा तमाम गुरूर और चालाकियां, सब कुछ उनके सामने ज़ेर हो चुका था। मैंने कांपते हाथों से उस तलाक के कागज पर दस्तखत किए और उस आलीशान बंगले से जिसके ख्वाब मैंने देखे थे एक भीगे हुए कुत्ते की तरह बाहर निकल आया। चंद ही दिनों में तमाम कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल हो गईं और जोया हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल गई। मैं मुकम्मल तौर पर तबाह और तन्हा हो चुका था। घर लौटा तो वालिदैन ने जब मेरी हालत देखी और सच्चाई सुनी तो वालदा सदमे से बीमार हो गई और वालिद साहब ने गम से मुंह मोड़ लिया। मैं अपने ही कमरे में बंद होकर रह गया, तारीक कमरे में अकेले बैठे हुए। जब रात का सन्नाटा मुझे काटने दौड़ता तो मुझे अपने माजी का एक एक पल याद आता। मुझे अपनी वो तमाम चालाकियां, सुमेरा के साथ की गई बेवफाई और उसके वालिद की मिन्नतें याद आती। काश मेरे दिल से एक दर्दनाक आहन निकलती। काश मैंने उस दिन पैसे की लालच न की होती। काश मैंने उस गरीब, बाहयात और साबिर लड़की सुमेरा का दिल न तोड़ा होता। अगर मैं सुमेरा के साथ शादी कर लेता तो चाहे हम गरीब होते, पुरसकून तो होते। वो मुझे इज्जत देती, मेरी गैरत महफूज रखती और मुझे इस तरह जिल्लत के गहरे कुएं में ना गिरना पड़ता। पछतावे की एक शदीद लहर मुझे सुमेरा के मोहल्ले की तरफ ले गई। मैंने सोचा कि मैं सुमेरा के पास जाऊंगा, उसके और उसके वालिद के पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। शायद वो रहम दिल हैं, शायद वो मुझे माफ कर दें और मुझे संभाल लें। मैं भागता हुआ सुमेरा के पुराने और टूटे फूटे मोहल्ले में पहुंचा। वही तंग गलियां थीं, वही पुराने मकानात थे। मैं दिल में एक मामूली सी उम्मीद लिए सुमेरा के घर के बाहर पहुंचा, मगर वहां पहुंचकर जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी रही सही उम्मीदों का जनाजा भी निकाल दिया। सुमेरा के घर के बाहर एक छोटा सा नया बोर्ड लगा हुआ था और कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर सहन में सुमेरा खड़ी थी। उसने एक सादा मगर बेहद खूबसूरत सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर बला का सुकून, इत्मीनान और एक मलाइक जैसी चमक थी। उसके करीब एक सादा सा मेहनती और गैरतमंद नौजवान खड़ा था जो मुस्कुराकर सुमेरा से बात कर रहा था और हाथ में राशन का थैला लिए हुए था।
वो सुमेरा का शोहर था। सुमेरा के वालिद भी सहन में चारपाई पर बैठकर चाय पी रहे थे और उनके चेहरे पर अपने दामाद के लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत थी। मुझे मोहल्ले के एक दुकानदार ने बताया कि सुमेरा की शादी कुछ ही माह पहले एक बहुत ही शानदार, मेहनती और बाइखलाक नौजवान से हुई है। अगरचे वो लड़का अमीर नहीं है, मगर वो अपनी मेहनत से हलाल कमाता है, सुमेरा को सर आंखों पर रखता है और वो सब एक छोटे से घर में इंतहाई खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं दूर एक दरख्त की ओट में खड़ा सुमेरा के उस हंसते खेलते पुरसुकून और हलाल खाने को देखता रहा। सुमेरा की नजर एक लम्हे के लिए गली की तरफ उठी, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए ना कोई नफरत थी, न बद्दुआ और ना ही कोई पहचान। उसके लिए मैं एक बिल्कुल मुर्दा और गैर अहम इंसान बन चुका था। मेरी झूठी अना, मेरी अंधी हवस और पैसों की बेरहम लालच ने मुझे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया था जहां से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक सच्ची, पायदार और बाहया जिंदगी को अपने हाथों से ठुकरा कर नजासत और जिल्लत का इंतखाब किया था। मैंने खामोशी से कदम पीछे मोड़े। सुमेरा का वो छोटा सा पुरसुकून घर पीछे छूटता चला गया और मैं अपनी ही बनाई हुई दलदल में बिल्कुल तन्हा, बेसिमत और वीरान रास्तों पर आगे बढ़ता चला गया। और मुझ जैसे लालची, निकट्टू और कामचोर का यही हाल होना था। अगर आप में से कोई भी मेरी तरह की सोच रखता है तो खुदा के लिए खुद को बदले, वरना आपका हाल भी मेरे जैसा हो सकता है।